When you're on the mighty Ganges, you think about a lot of things. And remember also in Banaras, it's a Banaras ki subha, Banaras that is known as Kashi. Also a city today that has become a VVIP constituency because the Sansad from here is no one else but the Prime Minister himself. But what do the people in the city really think? What is it that they see around themselves? The Prime Minister, many say, has done a lot for this constituency. He's completely given a facelift to his constituency, but are there still challenges? Are there still aspirations? Are there still more dreams that people around want to be fulfilled? We decided early morning, it's early morning, but it's, yes, still hot, it is still humid. And do remember, as you're looking at the final lap of the election, you will see a lot of political heat that will build up here in Banaras. With multiple people coming here, with the footfall that continues to increase by the moment, the Ghats are a statement. The Ghats are a feeling in itself. As you move around different Ghats, you realize that every Ghat will give you a different vibration. Every Ghat has another character to itself, but the city itself is intertwined in culture, in spirituality, in modernism, in a lot of business now that you see quite visible on the streets here. The Prime Minister clearly has no challenger here when it comes to both the India alliance here and a lot of work that he's done. The only question is the record that the BJP will be able to set. Will the Prime Minister be able to touch the 7 lakh mark, the 10 lakh mark? That is what the BJP aims at. But like I said, ये जनता का चुनाव है. In a democracy, जनता is the real मालिक. और जनता को बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बट कितने वादे पूरे होते हैं? What is it that the जनता still wants? I have an interesting, group of people here. Largely they are students. I also have a professor. So I'll now just sit down here so that we can get this conversation starting with all of them. And क्योंकि आप सब बनारस के ही लोग हैं, तो आप जानते हैं कि शहर में कितना बदलाव आया है बीते 10 साल में. उससे पहले काशी क्या था, अब काशी कितना बदल गया है. आपके लिए काशी के क्या मायने हैं? आपके लिए काशी कितना बदला है? थैंक यू सबसे पहले हमसे बात करने के लिए. मेरा नाम अंकित है और मैं पिछले 3 सालों से बनारस में हूँ. मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी. और जब मैं पहली बार बनारस आया था 3 साल पहले, और मैंने यहाँ 80 घाट पे जब मैंने एंट्री ली थी, हिमांशु मेरा दोस्त है मेरे साथ था, तो मुझे लगा था कि मैं मतलब जन्नत में आ गया हूँ. और वो दिन है और आज का दिन है. पिछले 1 सालों में शायद ही मैं एक आध बार छोड़कर कभी घाट आया हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, अगर आप थोड़ा साहित्यिक मिजाज के हैं और कविताएं वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं, बनारस को जीना पसंद करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है घाटों पे आकर. कम से कम आज से 3 साल पहले आप 4 साल पहले घाट आते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ ये हमारी जगह है. लेकिन जब आज आते हैं हम घाटों पे, देखते हैं कि इतनी भीड़, जहाँ पे दुकानें नहीं होती थी वहाँ पर भी दुकानें हैं. और इवन जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं इतना सारा ट्रैफिक, इतना सारा शोर शराबा, और उसको मैनेजमेंट मतलब ठीक है, पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक मतलब टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है मतलब बनारस में, जो कि अच्छी बात है. इंटरनेट रिवोल्यूशन के कारण बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है. लेकिन अगर बदलाव आता है तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है मैनेजमेंट भी होना चाहिए, जो कि बनारस में नहीं हुआ है. अब मैं घाटों पे आता हूँ तो देखता हूँ कि वो शांति, वो जो पीस जिसकी बात वेदों में मिलती है बनारस के बारे में, जिसके बारे में तुलसीदास लिख के गए हैं कि तुलसी बाबा अपने समय में लिखते हैं कि अब घाट बदल गए हैं, पहले कुछ और थे. जब 400 साल का पहले का कवि कह रहा है कि आज घाट बदल गए हैं, वो बात नहीं रह गई. और मैं 3 साल से बनारस में हूँ और कहता हूँ कि अब वो बात नहीं रह गई, तो मैं सोचता हूँ कि असली बनारस रहा क्या होगा. वर्तमान समय में तो मुझे लगता है कि घाट के मायने एकदम बदल गए हैं. और मायने इस अकॉर्डिंग बदले हैं कि मैं 3 साल पहले आना चाहता था घाटों पर, लेकिन अब शायद मेरा मन नहीं करता है. जब मैं पीस तलाशनी होती है मुझे, तो मैं कहीं कमरे में
पड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर जगह है अगर मैं बाहर निकलूँगा बनारस में कहीं। तो मुझे लगता है इस तरह के चेंजेस हुए हैं बनारस में। लेकिन आप जो बात कहते हैं उसका दूसरा नजरिया ये है कि उसी के दौरान आपने देखा है कि पूरे सिटी में इतना जबरदस्त डेवलपमेंट आया है, इतना विकास आया है जिसकी बात करते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, पैसा आता है, इकोनॉमी बढ़ती है, फुटफॉल इतना होता है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है बनारस। अब ऐसे में क्योंकि आप बनारस से ही हैं, आपका रिश्ता जाहिर तौर पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी और के मुकाबले। जब आप ये बदलाव देखते हैं, आप खुश होते हैं या आपके जहन में रहता है कि शायद कुछ और चैलेंजेस भी हों जिनको एड्रेस किया जाए? प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आवाज़ पहुंच रही है। इसके पीछे का कारण ये है चूंकि ये सीट वीवीआईपी है, इसलिए बाकी जगहों के कॉन्स्टिट्यूंसी के मुकाबले यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है मीडिया तक पहुंच रही है। दूसरी चीज़ कि जितना डेकोरेटिव किया जा रहा है बनारस को, मतलब बहुत ज़्यादा सजाया जा रहा है टूरिस्ट को खींचने के लिए, लेकिन ये भी बात सच है उसके पैरेलल कि स्लम एरियाज को छुपाया जाता है। मतलब चुनाव के टाइम पे पर्दे लगा के वो सीधा ऐसे तस्वीरें मैं खुद मतलब लेता रहा हूँ। और यहाँ तक कि बीएचयू में एक स्लम एरिया है, उसको कपड़े से ढक दिया जाता है जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है। ये बनारस में भी तो वो चीजें हैं। मतलब आप टूरिस्ट ला रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन वो जो स्लम एरिया उसका करेंगे क्या? उसको एक ही चीज कर सकते हैं, आप छुपा दीजिए पर्दे के पीछे। कोई बाहर से आए, मीटिंग्स वगैरह G20 के बीच में पिछले साल मुझे लग रहा है 1-2 साल के करीब आपने छिपा दिया पर्दे के पीछे। तो वो चीजें हैं बनारस में। मतलब जो बेसिक लेवल पे दूसरी चीज, जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उसके साथ जो बड़े बिजनेसमैन है वो भी बनारस में घुस रहे हैं। तो जो लोकल्स को, जैसे हम कहते हैं कि टूरिस्ट आते हैं तो जो लोकल्स को फायदा होता है छोटी छोटी चीजें करके, नहीं, वो बेसिकली बड़े बड़े लोग आते हैं, वो चीजें अपनी मतलब वो चीजें खरीद रहे हैं, जो एक छोटे शहर को खरीद रहे हैं, अपने तरह से इसका दोहन कर रहे हैं। ये बात जो क्लियर है वो यही बात है कि चीजें जितना कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कोई शहर है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है, और उसको बिना समझे आप ऐसा अलाउ कर रहे हैं कि बिजनेस कीजिए, टूरिस्ट आए, खरीदारी, पूरा बाजार बना दिया गया। तो ये इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ व्यक्तिगत, क्योंकि बनारस को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ और पढ़ने के साथ बनारस को जानता हूँ। बनारस की अपना जो हेरिटेज है, अपना एक कल्चर है, जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिस हिंदुत्व के साथ एक संस्कृति को जोड़ते हुए, चूँकि बहुत पुराना शहर है, भारत का सबसे प्राचीन शहर है ये काशी, और इसकी अपनी एक स्पीड है चेंज होने की। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के नक्शे के साथ इसको चेंज कर देंगे, फौरन चेंज कर देंगे। आप पिछले बार क्या हुआ था ये आप देख सकते हैं, पीछे जो ये धारा इसकी मोड़ने की कोशिश कर दी गई थी, घाट बनाया जा रहा था, नमो घाट। उसके चक्कर में इसको यहाँ बीएचयू के हमारे ज्योग्राफी वगैरह के जो प्रोफेसर है उन्होंने रिकमेंड किया कि ये गलत है, मतलब आप जैसे जो धारा है उसको ना चेंज करिए। तो फिर देखिए ये पूरा जो है टेंट सिटी बसाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो रेत है उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो धारा मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो बाढ़ आई तो पूरा डूब गया, तो कोई मतलब नहीं निकला। क्या बनारस के लोग सिर्फ शिकायत ही करेंगे या कोई तारीफ भी करेंगे? उनको लगता है कि शहर में कुछ बदलाव वैसे आया है? अब क्योंकि एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी होती है तो क्लियरली बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट होती है। आप देखते हैं वर्ल्ड मैप पे, ऐसा नहीं कि बनारस को वैसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, बट एक जबरदस्त पुश जरूर मिला है। मतलब क्या हुआ है 10 साल में? बहुत सारी चीजें यहाँ अच्छी हुई हैं। बनारस में परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर सामंजस्य है, यहाँ हम देख सकते हैं। और बाकी शहरों की तुलना में, 2-4 शहर मैंने भी घुमाए, तो बाकी शहरों की तुलना में आत्मीयता यहाँ बहुत अधिक है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, कोई भी आता है उसे बहुत अपनत्व से हम लोग मिलते हैं, बहुत अपनत्व से अपनाते हैं। टूरिस्ट आते हैं उनसे भी उसी प्रकार मिलते हैं जैसे ये हमारे घर के लोग हैं। तो ये सारी चीजें बनारस की अच्छी भी हैं जी। और आप कुछ प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे, कंसिडरिंग कि इतना वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, रिकॉर्ड मार्जिन बनाने की बीजेपी इस बार बात करती है? बस यही कि डेवलपमेंट में कुछ करना चाहिए सरकार को, जैसा कि इन्होंने, मुझे लग रहा है कि पूरी बातें इन्होंने कह दी हैं, वही सारी चीज़ें, वही सारी दिक्कतें हैं, तो उसमें कुछ देखना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, प्लांटेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि कोई आ रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है तो गमले लगा दिए हम लोग, और फिर उसके बाद गमले हट जाते हैं, फिर वो दिखते नहीं हैं साल भर में। तो ये सारी चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। आई थिंक बहुत बड़ा जो एक मुझे समझ आया कि पॉलिटिक्स ही शायद लोग चाहते हैं कि अलग तरह का पॉलिटिक्स किया जाए, पॉलिटिक्स ऐसा जो शायद लोगों की लाइफ्स को टच करे, लोगों की लाइफ्स को बदले। आप क्योंकि खुद एक प्रोफेसर हैं, एंड यू वर टेलिंग मी
कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाके भी दर्शन नहीं कर पाई, ऐसा क्यों? एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्राउड था और मुझे नहीं लगा कि मैं 2 से 3 घंटा, उससे बेहतर मुझे लगा कि मैं अस्सी घाट चलती हूँ। लास्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था अस्सी घाट का, बहुत सुकून और शांति और वो जो संगीत होता है, तो मुझे लगा कि हाँ, कि बनारस सुबह वाली, क्या सुबह बनारस बोलते हैं जैसे, कि यहाँ सुकून मिलेगा। यहाँ भी सेम है। तो मुझे लग रहा है जो मेरी पहली विजिट थी उसके कंपैरिजन में मैं इनको बोल रही हूँ कि पहले मेरे दर्शन बहुत अच्छी तरह हो गए थे बिना वीआईपी लाइन में लगे हुए, और अभी वीआईपी में मुझे बोला गया है कि 2.5 से 3 घंटा आपको लग सकता है। मतलब वीवीआईपी लेन में 2.5 से 3 घंटा, मतलब ये बोला गया है कि आराम से 2 घंटे आपको एटलीस्ट लग जाएंगे। तो मुझे लगा कि मतलब वीआईपी में भी ये हाल है और आम जनता की तो बाहर तक लाइन थी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं जो पहले वाला कंपैरिजन कर रही हूँ कि मुझे सुकून अभी तक नहीं मिला है कहीं भी। थोड़ा सा एक मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो हम भीड़ को नियंत्रित कैसे कर पाए। और एक जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी में भी भीड़ है, लेकिन वहाँ पे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पर्चियां कट जाती है, तो आपको पता होता है कि इतने से इतने आवर्स है और वहाँ पे आपको लाइन में ही लगना है, कोई भी हो। तो मैं वीआईपी कल्चर की बहुत ज्यादा विरोधी हूँ पर्सनली, कि किसी भी मंदिर में ये नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय पैसा कीजिए कि जो भी लोग आ रहे हैं पर्ची कटाइए, उसके बाद में आप उस 3 से 4 घंटे में वो लोग वहाँ रहे। तो एक लगता है कि हमें पता होता है कि अगले 3 घंटे में हमें दर्शन के लिए जाना, उतने लोग आएंगे। तो ऐसा कुछ डेवलप करने की जरूरत है, वरना मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ा है और कि यहाँ पे सुकून है और गलियों का शहर है बनारस, तो वो सब थोड़ा सा मिसिंग लगा। मतलब जो कहते हैं ना, हम तस्वीरों का बनारस, हकीकत का बनारस अलग है। बनारस दिल्ली नहीं है। अच्छा, इस बात को समझना होगा सारे लोगों को। जो बनारस दिल्ली नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि आप जो डेटा है दिखाने के लिए कि ये चीजें इतनी हम लोग प्रोग्रेस करें, इतनी तेजी से भाग रहे हैं, बनारस को उतना तेजी से भगाने की जरूरत नहीं है कि आप उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाइए। मतलब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा मतलब शायद मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, क्योंकि एक स्पिरिचुअल रिलेशन है बनारस से, एक थोड़ी आत्मीयता है। बनारस अपनी गति में, मतलब बनारस का अपना लंबा इतिहास है, 200 साल का शहर नहीं है कि आपने तुरंत जो है चीजें लगा दी, पैसे खर्च कर दिए। तो बनारस को समझना पहले जरूरी है। मतलब जितने भी जो भी चेंजेस करने से पहले समझना जरूरी है कि हम किस तरह से बनारस के साथ अगर हम बदलाव कर रहे हैं। और टूरिस्ट स्पॉट बनाने, मतलब रिलीजियस जो चीजें हैं उसमें और टूरिस्ट स्पॉट में थोड़ा फर्क होता है। मतलब ये समझने वाली बात है, मतलब संस्कृति के लिए समझने वाली बात है। आप अपने कल्चर को कैसे बचाएंगे? आप इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ अपनी अलग जगह पर है, लेकिन कल्चर को बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या वो कल्चर सिर्फ बाजार एक प्रोडक्ट बन के तो नहीं रह जा रहा है? कॉरिडोर बना है यहाँ पर। जब कल्चर की बात होती है, घाटों का भी कहते हैं कि बहुत साफ सफाई इस बार नजर आ रही है, ये बात सही है या नहीं है? साफ सफाई की बात तो ठीक है, चूंकि घाट मेन अड्डा है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का, तो घाटों पे साफ सफाई अगर नहीं होगी तो वहाँ भी एक दिक्कत हो जाएगी। और जो मतलब सबसे प्रोमिनेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बनारस आते हैं घूमने के लिए, वो इंटरनेट पे या स्क्रीन पे देखकर बनारस को प्लीज मत आइए कि आपने। लोग आपको लगता है इंटरनेट पे देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, बनारस के आते हैं? क्योंकि जो लोग बाहर से इंटरनेट पे देखकर आते हैं और बनारस के बारे में यहाँ पे आते हैं और लोगों से बात करते हैं। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था 2-3 महीने पहले, तो वो जिन स्पॉट्स के बारे में, जिन चीजों के बारे में, खाने पीने के बारे में कह रहा था बनारस के, मैं उन बातों से एकदम इत्तेफाक नहीं रख रहा था। वो कह रहा था चलो यहाँ की कचौड़ी खिला दो, मैं कह रहा था मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। मतलब ये सब इंटरनेट पे देखा हुआ था। आपने फूड ब्लॉगर्स को देखकर मतलब डिसाइड किया है कि यहाँ पे क्या खाना है या यहाँ पे कौन सी जगह घूमने लायक है। आप बनारस आइए, किसी बनारसी आदमी से पूछिए कि कौन सी जगह घूमने लायक है। अभी भी बनारस में शांत, ऐसा नहीं है कि शांति वाले घाट नहीं है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, 6-7 किलोमीटर दूर शूल टंकेश्वर नाम की एक जगह है वहाँ। अब ये लेकिन बात आपको कोई और नहीं बताएगा। बस ये है कि उस घाट को भी इन लोगों की नजर ना लग जाए। अब मैंने बोल दिया है तो हो सकता है कि लोग वहाँ पे भी जाना स्टार्ट कर दें, लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हैं। हम दोनों या तीनों लोग कभी अगर मौका मिलता है, कभी पीस चाहिए होती है या कहीं 2-3 घंटे बैठना होता है तो वहाँ पे जाके बैठते हैं, क्योंकि पीस यहाँ पे हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर यदि आप बनारस आ रहे हैं तो प्लीज इंटरनेट पे देखकर चीजें मत आइए। बनारस अच्छी जगह है और बनारस में खुदरंगियत है
तो वो आप बनारस में बनारस के लोग ही आपको बता सकते हैं, इंटरनेट आपको एकदम नहीं बता सकता। बनारस के आप सब वोटर्स हैं, बनारस के रहने वाले हैं, यहाँ आते हैं, शहर को इतना अच्छा पहचानते हैं, यहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है, यहाँ की राजनीति कैसी है? अभी तो यहाँ की जो पुरानी परंपरा रही है, मतलब यहाँ भी वही तहजीब वाली जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम कहते रहे हैं, बनारस में भी रही है। मतलब आप घाट वगैरह देख लेंगे, तमाम आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। मंदिर के इर्द गिर्द ही जो लोग रह रहे हैं, मतलब वो समावेशी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन अब जो पोलराइजेशन हुआ है बहुत तेजी से बनारस में, तो वो बनारस की पॉलिटिक्स के बारे में एक ही कि बनारस एक ही रंग में रंग गया है, मतलब उसमें ऑप्शन खत्म हो गया है। मतलब पोलराइजेशन कर जाने के बाद समस्या यही होती है ना कि आप या तो इधर हैं या तो इधर हैं, और आप हमेशा से इधर रहे हैं तो आप इधर ही रहेंगे। तो बड़े मतलब बहुत बड़े लेवल पे लोग दूर दूर से आ जाते हैं, प्रमोशन कर देते हैं, प्रचार कर देते हैं, एक रंग में शहर को रंग देता है, तो वहाँ कोई विकल्प नहीं बचता है। तो राजनीति के मामले में तो बहुत क्लियर है कि जो जा रहा है आगे, जो जाता आया है पिछले 2-3 सालों से, वही आगे जा रहा है, और उसमें कोई विकल्प नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो शिकायतें भी उसी से करेंगे जो आगे जा रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। और एक जो शिकायत है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी सांसद हैं बनारस के, तो वो खुद भी आया करें, मतलब वो अलग है देश दुनिया घूमना। प्रधानमंत्री इतनी बार आते हैं बनारस, दर्शन वगैरह करने आते हैं। अच्छा, अब मतलब जो जितनी बार आते हैं वो उसकी मीडिया कवरेज इतनी ज्यादा होती है कि वो 1 महीने तक लगता है प्रधानमंत्री जी बनारस हैं। प्रधानमंत्री 1 दिन के लिए आते हैं, मतलब पूरे साल का डेटा आप निकालेंगे तो बहुत कम बार आते हैं वो। लेकिन चूंकि जितनी बार आते हैं वो इतना हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने लेवल से जानेंगे चीजों को, बनारस में क्या दिक्कतें हैं, अपने लेवल पर चीजों को समझेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, सिर्फ सांसद तो है नहीं, तो उनके बीच में और बनारस के बीच में बहुत लंबा अंतर है, मतलब फर्क की दीवारें जो है बहुत ज्यादा मोटी हैं। तो क्या वजह है कि जो ऑपोजिशन है या जिस तरह का एक विरोध होना चाहिए, जिस तरह की आप बातें उठाते हैं, क्या ऑपोजिशन कोई भी ट्रस्ट इंस्पायर नहीं करता? क्या उनको देखकर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी है जो चीजों को बदल सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकता है? देखिए, बात यह है कि इनके पास जो मतलब जिस बेस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपोजिशन उस खेल में कभी जा ही नहीं सकता। बेसिक बात ये है, जैसे अगर ये सिर्फ होता कि गंगा के नाम पे लड़ रहे होते, तो अपोजिशन आता और कहता कि गंगा गंदी है, या मीडिया वाले आते और कहते गंगा का पानी उठाते, किसी मेजर करते पानी में कितनी गंदगी है, और फिर दिखाते पब्लिकली कि गंगा साफ नहीं हुई है। लेकिन मैटर ये है कि उस बात पे चुनाव ही नहीं लड़ा जा रहा है कि गंगा गंदी हुई, गंगा का वादा किया गंगा साफ है कि नहीं। जो चुनाव के मुद्दे थे बिल्कुल बदल गए हैं, और अपोजिशन वहां आ ही नहीं सकता है। मतलब जो भी जिन चीजों पर बात की आप चुनाव में, मतलब देख ही रही हैं, चुनाव का जो माहौल है उसमें जिस तरह की बातें की जा रही हैं, मतलब ये जो हमारी रूलिंग पार्टी है, तो उसमें भी मतलब अपोजिशन आ ही नहीं सकता है। ये बहुत क्लियर कट बात है, क्योंकि उसकी अपनी पॉलिटिक्स रही है अपोजिशन की, वो खराब हो जाएगी। क्योंकि ये एक लंबी जो मेजॉरिटी है, जो अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हम देश को देखें, जो मेजॉरिटी है वो रूलिंग पार्टी के साथ है। अब जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स बहुत पहले से रही है कि सबको लेकर के चलने वाली, वो अब इस देश में सबको लेकर के चलने वाली जो पॉलिटिक्स है वो खत्म होती सी दिख रही है। आई थिंक हमने बहुत इंटरेस्टिंग चुनावी चर्चा की है, और वैसे तो कहते हैं चाय पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर घाट पर हैं, तो चाय थोड़ी देर बाद पियेंगे। लेकिन आप ये समझते हैं कि आज का युवा बहुत इन्फॉर्म्ड है? No matter what you say, people have their expectations, maybe more because you have a VVIP constituency that you're dealing with. So you do realize that not just their expectations, what they want, their delivery is also pretty high. So I think these are important snippets, but I will also take a little moment to just move across and see if we can also speak to the man who's rowing our boat, and quite literally here. And आप मुझे अभी ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ पर बोट चला रहे हैं? कहा जाता है कि बनारस बहुत बदला है, नहीं बदला है। अभी हमने वहाँ पर भी युवाओं से बातचीत की, आपका मन क्या कहता है? बनारस बदला है मैम, ऐसा बात नहीं कि बनारस नहीं बदला है। जब से लोग कहते हैं जैसे मोदी जी आए हुए हैं, तो फर्क है। बहुत सारे जो है कि टूरिज्म बढ़ गए हैं, पहले से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई। जैसे अभी हम 80 घाट पर हैं, 80 घाट देखा जाए तो जो है कि अभी सुबह है बनारस, 2014 के पहले कुछ नहीं था यहाँ। लेकिन यहाँ पर जब मोदी जी आए और फावड़ा चला करके स्वच्छता अभियान का शुरुआत की, तो 80 घाट का हाईलाइट हो गया। आज यहाँ पर टूरिज्म बढ़ गए हैं, और हम भी आते हैं जो कि यहाँ पर नाव चलाने के लिए 10 किलोमीटर दूर से। तो इस तरह से लोग हर जगह बढ़े हुए हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 80 पर ही पूरे बनारस में के हर एक घाटों पर और हर एक जगह पर, जैसे अपना होटल वाले हो गए हैं, दुकान वाले हो गए, नाव वाले हो गए, तो इस तरह से इतना भीड़ भाड़ मतलब बढ़ी है और आने वाले समय में बढ़ने का ही ज़्यादा चांस है। जैसे कॉरिडोर बनवा दिए और अभी देखिए यहाँ सत्यवादी राजा हरिचंद मणिकर्णिका ये डेड बॉडी जलाने वाला जगह है, यहाँ पर लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब फर्क है कि और जो जैसे गंगा साफ सफाई करते तो इसमें थोड़ा सा ये बदलाव होगी। जैसे अभी गंगा साफ है, साफ देखिए पहले का जो मैं बता रहा हूँ, जो इसके पहले जो नहीं थे मोदी जी, तो उसके पहले इसमें जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कुछ जैसे ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। पहले इतना था कि मतलब कहीं कुछ छोटा मोटा चीज़ बहता था, जैसे कि कपड़ा लत्ता कोई डाल देता था। आज भी जैसे गंगा वहाँ से आ रही है तो कहीं कुछ आगे कोई डाल देगा तो वो ज़रूर यहाँ चल के आएगा। तो उसमें कभी कभी हो जाता है कि लोग बनारस में ही रहने वाले लोग गंदगी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहाव वाली गंगा है, कहीं से हम आगे कुछ भी डालेंगे तो चलते ही मतलब ये जाने वाली है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। तो इसी तरह से है जो है कि आपका चल रहा है कि मोदी जी आने के बाद जो है कि ये सब है। बाकी टूरिज्म जो बढ़ा है वो है, रह गई बनारस की ट्रैफिक, तो वो तो मेरे को नहीं लगता कि कभी खत्म हो पाएगी, आने वाले समय में बढ़ सकती है। बस यही एक रास्ता है मोदी जी के पास, जैसे जैसे सब जगह तोड़वा रहे हैं उसी तरह अंदर भी तोड़वाएंगे तो शायद काम बने। लेकिन फिर लोग जाएंगे कहाँ? छोटी सी है लोगों का ये, जैसे अभी एक कॉरिडोर बनवाने के लिए कितना लोग को वो खाली करवाए, और सुनने में आया था कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लोग मतलब लिए तो हटे वहाँ से। तो इस तरह से फिर करना होगा तो शायद हमारी रोड का ये बढ़ जाए जगह। तो इसी तरह है। बाकी जो जितना भीड़ चल रही है आने वाले समय में जो है कि वो ट्रैफिक रहेगा ही। जिससे कहीं से भी आते हैं हम लोग, जैसे कस्टमर घुमाते हैं, कोई दिल्ली से बम्बई, किसी का ट्रेन है, किसी का ये है, मतलब कहीं भी जाना है आपको तो 1-1.5 घंटे आप लेके चलो एक्स्ट्रा। जैसे हम लोग के पास आते हैं कस्टमर तो हम उनको पहले बोल देते भैया आपको अगर आपका ट्रेन है या एरोप्लेन है जो भी है आप 1.5-2 घंटा ये लीजिए, ये मत सोचिएगा कि 40 मिनट या 45 मिनट में यहाँ जुड़ जाऊंगा। तो बनारस की गर्मी, बनारस का ट्रैफिक, बनारस के घाट, बनारस के लोग और बनारस के सांसद और बनारस की गलियां, बनारस की गली, बनारस की पान, बनारस की साड़ी। लेकिन बनारस के लोग क्या चाहते हैं अपने सांसद से? अगर दोबारा प्रधानमंत्री यहाँ से, मतलब लोग कहते हैं कि ये कोई सवाल है ही नहीं कि दोबारा आएंगे या नहीं, आना तो है ही, बात है कि कितना रिकॉर्ड मार्जिन बनाते हैं। लेकिन आपके जो अगले अब सांसद होंगे या आपके सांसद रिपीट होते हैं तो क्या उनसे और आप कहना चाहेंगे कि और क्या बदलाव आए शहर में? शहर में क्या, जैसे अभी देखिए जिस तरह से चल रहा है और सरकार बदलने का तो कुछ खास चांस मतलब दिख नहीं रहा है। जिसे 100% लग रहा है उन्हीं लोग को हाथ में है और उन्हीं लोग आएंगे भी। जिस मोदी जी हो गए, अब यहाँ से वो 10 साल मतलब रह चुके हैं और आने वाले समय में भी उनका ही चांस है। जिस तरह का लेवल दिख रहा है, अगर वो आते हैं तो मोदी जी पहले ही 10 साल से चला रहे हैं, उनको दिमाग में खुद वो लेकर बैठे कि हमें करना क्या है। हमारे बताने से या हमारे कहने से वो कर नहीं देंगे। नहीं, लेकिन वो जनता की आवाज सुनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या चाहिए? आवाज सुनते हैं, लेकिन जो उन्हें करना रहता है वो वही करते हैं। अच्छा। ये तो है, इसी तरह से है। ठीक है। आई थिंक जो भी भैया ने कहा कि जो प्रधानमंत्री को करना होता है वो तो करेंगे ही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट वन मस्ट से दैट व्हेन यू कम टू बनारस एंड you see everything around you, you also hear some very strong viewpoints on what people think, what people of Banaras themselves feel about this change, the development, the makeover, versus what the tourists see Banaras as through their cameras, through their reels, and perhaps through the media. But this is our coverage from the VVIP constituency that continues. We'll also be talking of the I&A Alliance. Do remember Rahul Gandhi, Akhilesh, both are also holding a joint rally in Banaras. It'll be interesting to see what are the issues they rake up and whether this again is a constituency where you will see the BJP pushing for the biggest ever record margin. Our Times Now election yatra continues.
speaking to a lot of people, lot of voters, showing you what the feel is at the Assi Ghat. Time for us to have a quick chai ka sip and a chai ki pyali here in Banaras. And do remember, anywhere that you go in Banaras, you will see multiple of these chais ki tapri, lot of people, lot of conversations happening. But I want to bring you to a shop that you might have seen before in television cameras. This is the Pappu Chai ki dukaan. Now, what really is his claim to fame? It's not just the fact that he prepares some fantastic and different kinds of chais. Right now he's preparing a coffee, but also the fact that this is the same chai shop where you've seen the Prime Minister stopping over for a quick chai ki pyali. In fact, he came and sat inside. Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, all have been here. And this is also the Gopal Chaurasia Pan Bhandar, where the Prime Minister again has come. He's had his Banarsi Pan here. So this is not just a tea shop. Many would say again, this is an emotion in Banaras. और आप मुझे बताइए अंकल जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बहुत सारी चर्चा होती है, इतिहास बनारस लिख रहा है, एक नया बनारस बन रहा है. आप कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है बनारस में इस समय? ठीक है, ठीक ठाक है. मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? आपके सांसद हैं. अरे मोदी काम किए हैं, जीतेंगे. और देश में कौन जीतेगा? वही जीतेंगे, और कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेगा. और बनारसी पान का इस समय मतलब कैसा फ्लेवर है? यहीं से खुशबू आ रही है बनारसी पान की. हाँ, तो वही खिलाए थे तो खाए थे. क्या बोला आपके पान को खा के? चूना नहीं लगवाए थे. चूना नहीं लगवाया था. अच्छा, आपसे बात करेंगे. इधर भी चलते हैं, पप्पू भैया के पास चाय बना रहे. लेकिन आप ये भी देखते हो, whenever you come here, everyone wants to talk. आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ. पप्पू भैया, आप बहुत इंटरव्यूज दे चुके हैं, बहुत लोग आपके पास आ चुके हैं. अब मुझे ये बताइए कि मैंने ये भी देखा कि आपने कहीं भी साइन बोर्ड नहीं लगाया है. कहीं प्रचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ गए, सबसे बड़ा प्रचार हो गया. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कौन कौन यहाँ आ चुका है? सारे नेता लोग आ चुके हैं. केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका. मेन तो हमारे गुरु मोदी जी खुद हैं. बाकी लोग उनके आने से, उन्हीं के आने से आए हैं लोग. सब आ चुके हैं लोग. तो नेता यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं. चीनी और बिना चीनी, मतलब मिठास और बिना मिठास के बनारस की चाय में कुछ अंतर बनता है? जी बनता है. तो लोग जैसा चाहेंगे, बिना चीनी मांगते लोग देते रहते हैं. कोई दूध चाय पिएगा, कोई नींबू चाय पिएगा, कोई कॉफी पिएगा, कोई लीकर बना के दे दीजिए. सबको हम संतुष्ट करते हैं. ये नहीं कि कोई आए तो ये नहीं मिलेगा, सब चीज दे देते हैं. और ये बताइए कि ऐसी राजनीति की बात होती है, राजनीति में इस समय मिठास है? बहुत कड़वाहट हो गई है राजनीति में. नहीं, कड़वाहट तो नहीं है. मोदी जी 400 सीट पाएंगे, उनकी मेहनत की सफल फल मिलेगा, ये निश्चित है. मोदी जी जो मेहनत किए हैं, उनका फल निश्चित 400 सीट पाएंगे जरूर. हम लोग क्योंकि मेहनत देखे हैं. इसके पहले और लोगों को हम लोग देखते थे, प्रधानमंत्री लोग आते जाते रहते थे, हम लोग कभी जाने नहीं, कभी हम लोग कुछ नहीं पहचानते थे. लेकिन ये है कि एक मोदी जी हैं कि पूरे देश के विषय में सोचे और किए, ये हमको अच्छा लगा. लोग आते थे कि ये कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर को लोग इसको अच्छे से हम बनाएंगे. कभी लोग कुछ कहते किए, कह के जाते थे, किए नहीं. मोदी जी 10 साल में आए, सारा काम करके दिखा दिए. लोगों को जलन होने लगा कि अब हम क्या करें. यही काम आप अपने पहले किए होते. अब क्यों अब ये इस समय दिखाई दे रहा है, अनाज, बिजली, यही काम पहले किए होते वो लोग भी, तो उनको भी लोग पूछते हैं. उनको भी राहुल, प्रियंका, सब लोग करते हैं. आज मोदी पूरे देश में गुणगान है. विदेश में नहीं, विदेश में भी हो रहा है. तो ये चीज हो रहा है, तो ये चीज को जानकारी होना चाहिए ना कि कैसे हो गया. ये काम उनका बोलता है, वो किए, इसलिए लोग बोल रहे हैं. तो अच्छा है ना ये चीज. चलिए, बिल्कुल. आप अपनी चाय बनाइए, दोबारा आपके पास आऊंगी. बहुत लोग यहाँ पर लिटरली बात करना चाहते हैं. और आगे चलते हैं. चाय की इस दुकान पे आप देखेंगे कि हर तरह के लोग हैं. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हु कम एंड सिट हियर, एंड वील हैव दिस चर्चा ऑल्सो. Also, if you look at, the headlines in the newspapers here, it is talking of the comment that was made earlier. POK हम लेकर रहेंगे. This is what Amit Shah has said yesterday. So, lot of conversations around what is happening vis-a-vis not just Uttar Pradesh. Remember, we are waiting now for the last phase of this election. क्या चल रहा है बनारस में इस समय? बनारस में अब इलेक्शन अपने आखिरी फेज में है, पूरे पीक पे है. तो वही चल रहा है अब इस समय. तो मुद्दे वगैरह सब लोग समझ चुके हैं
किसको क्या करना है, किस मुद्दे के आधार पे वोट देना है, वो भी लोग जानते हैं। तो अब वही है, अब तो जो इश्यूज वगैरह की जो बात है वो अब इस समय डिस्कशन के बाहर है। जो इश्यूज थे सब लोग समझ चुके हैं। हाँ, जो बार बार ये महंगाई और बेरोजगारी की बात आती है, तो देखिए महंगाई और बेरोजगारी हमेशा था। किसी इलेक्शन में ये मुद्दा न रहा हो, ये हुआ नहीं आज तक, और आगे 15-20 साल बाद भी चुनाव होंगे तो ये मुद्दा नहीं रहेगा, ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले के चुनाव में, पिछले की सरकारों में इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों की समस्याएं भी बनी रहती थी। इस गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि महंगाई बेरोजगारी के अलावा जो उसके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं आ पाता है, बाकी मुद्दों पे बहुत अच्छा काम किया है, जिससे पब्लिक सेटिस्फाइड है। उसको मालूम है बेरोजगार एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, एक साल में ख़त्म नहीं होगा। महंगाई ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, वो समय के हिसाब से चलता रहता है। और बाकी चीज़ें तो है, कम से कम उन्होंने इतने जो घर बना के दिए, टॉयलेट्स बना के दिए, सिलेंडर दिए, मकान दिए, ना राशन दे रहे हैं, ये सब क्या कर रहा है? जो बेरोजगारी का इफेक्ट है उसको डाउन कर दे रहा है। तो विपक्ष तो ये चीज़ मानते हैं बेरोजगारी है, बिल्कुल है, कौन डिनाई कर सकता है? मुंह से आदमी ना बोले, नेता है वो नहीं बोलेगा ना, और विपक्ष है कभी इससे अलग हट के जाएगा नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं ना, हम वोटर हैं, हम जानते हैं, हम इससे अलग हट के भी देखते हैं ना कि मान लो बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पे हमने कांग्रेस को जिता दिया, तो कांग्रेस के समय में तो इससे भी खराब स्थिति थी। लेकिन जो बाकी चीज़ें इस गवर्नमेंट ने की है वो कांग्रेस ने वो भी नहीं किया था, तो क्यों जाए? इंटरेस्टिंग है कि आप मानते हैं कि समस्या तो है, लेकिन शायद समस्या का समाधान भी मोदी जी कर सकते हैं। आपसे पहले बहुत सारी चर्चा हो रही थी, अब मुझे ये बताइए कि जब लोग बात करते हैं कि मुद्दे क्या है, चुनाव में क्या क्या होगा, देश की जब बात करते हैं, तो आपको लगता है कि देश में इस बार अधिनायकवाद चल रहा है? जैसे ऑपोजिशन कहता है कि एक ही नेता है, सब कुछ उसके ही इर्द गिर्द घूमता है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, संविधान पे खतरा है। देखिए, ये सब तो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। जिसने संविधान का सबसे ज्यादा ध्वस्त किया, संविधान को छत बिछत जिसने किया इस देश में, वो संविधान की रक्षा करने निकला। उसी तरह से वो हुआ जैसे कोई बलात्कारी जो है महिलाओं के अस्मिता की सुरक्षा के लिए निकल जाए नारा देते हुए। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान नष्ट हो रहा है उसकी बात। पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम लोग संविधान की रक्षा। इंडिया अलायंस में कौन सा ऐसा नेता है जो किसी न किसी आपराधिक केस में जमानत पर नहीं है? इनके ऊपर वो सब कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। टारगेट मोदी जी और उनकी एजेंसी टारगेट कर रही है। टारगेट तो आप भी किए थे मोदी को, 8-8 घंटे बैठ के सीबीआई से पूछताछ कराए थे। वो जो सेना का अफसर था कर्नल पुरोहित, उनको आपने टार्चर किया बंद करा के। आपने वो जो साध्वी थी उसको आपने टार्चर किया। तो टार्चर तो आपने भी किया है, ऐसा नहीं है कि आप बड़े दूध के धुले हैं। ऐसा है कि लोकतंत्र की रक्षा जनता करती है, नेता नहीं करते। जनता का जब तक लोकतंत्र में विश्वास रहेगा, जनता जब तक लोकतंत्र के मूल्यों के लिए लड़ेगी, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित है। ये नेता किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि जनता ही शायद इसकी सुरक्षा करेगी, संविधान की। बातचीत जारी रहेगी, तस्वीरों पर भी quickly we'll just go through this. This is the moment we are talking about. When you had seen the Prime Minister who stopped over here, he got his chai in a kullad. We'll also quickly have that chai here, and you're looking at these pictures that have been put up. And there, if you go on the left, this again is a chai shop that has been frequented by number of these netas that you see here on your television screens, and all these, remember, become a part of the history of a particular place. आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप पूछना चाहती हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप क्या जानना चाहेंगी? क्या यहाँ पे हवा नहीं चल रही है? बनारस में बहुत गर्मी है। गर्मी है तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी रहेगी ही रहेगी। हवा नहीं चल रही किसी की? थोड़ा सा कम कर सकती है गर्मी को। तो कोई वेव नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई आंधी सुनामी आ रही है? वेव जब कोई बाहरी प्रेशर होगा तब न होगी। जब कोई प्रेशर ही नहीं, कोई दबाव ही नहीं है, तो वेव कैसे उठेगी? मतलब कोई फाइट ही नहीं है? कोई फाइट नहीं है पूर्वांचल में, पूर्वांचल की पूरी बेल्ट में जहाँ कोई फाइट, क्योंकि एक तरफ सूरज खड़ा है, उसके सामने दिया लेके आप खड़े हो जाएंगे तो किसको लोग देखेंगे? सूरज को देखेंगे कि दिए को देखेंगे? कौन दिखाई देगा?
तो आपने इशारों में नहीं, क्लियरली बता दिया कि बनारस में तो कोई फाइट नहीं है। सर आपके लिए क्या इश्यूज होते हैं जब आप वोट देने जाते हैं? वोटिंग लिस्ट में नाम है कि नहीं मेरा, ये सबसे पहले चेक किया, नाम है? चलिए मुबारक, आप वोट देने जरूर जाएंगे। टर्नआउट को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है कि लोग टेलीविजन कैमरास पे बोलते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन टर्नआउट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ पा रहा है। लोग, कोई कहता है कि शायद गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं, या भाजपा का वोटर ये समझता है कि 400 पार तो वैसे ही हो रहा है, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा होता है, इस वजह से परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम है। आपको लगता है कि वो टर्नआउट भी कुछ बता रहा है? देखिए, जब कम पोलिंग होती है तो जो एग्जिस्ट कर रही है गवर्नमेंट वो रिपीट करती है। तो आपको लग रहा है मोदी जी को, भाजपा को कोई खतरा नहीं है? उनको कहीं दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं। दूर दूर तक इन्होंने बता दिया कि दिल्ली तक तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, अच्छा। झारखंड में भी एक अलग पॉलिटिकल समीकरण बन रहा है, अलग आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग सब चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? झारखंड में लास्ट राउंड का चुनाव बाकी है और हम अपना मतदान कर चुके हैं। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भाजपा है जी। तो ये पूरा जो आरोप लगता है कि मुख्यमंत्रियों को, ऑपोजिशन के मुख्यमंत्रियों को टारगेट करते हैं, ये सही बात है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर सबको छूट दे देनी चाहिए तब तो लूट की छूट, जो संभव नहीं है। और काम काफ़ी अच्छा है मोदी जी का, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 400 के करीब तो पहुंचना चाहिए। 400 के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा मैम, आप लोग विमेन वोटर्स हैं, आप में से कोई फर्स्ट टाइम वोटर होगा इस बार? नहीं, आप अभी नहीं वोट कर सकते। अच्छा, बट आप मुझे बताइए, बीइंग अ वुमन, बहुत सारे इश्यूज है, सारी पार्टीज बात करती हैं कि महिलाओं ने हमें ही वोट दिया है। जब महिला वोट देती है, लोग कहते हैं कि महिला एकदम अपने अलग मुद्दों पे चीजों को समझ के बिग पिक्चर में वोट देती है। एकदम राइट बात है। क्या इश्यूज होंगे? आपने क्या सोच के वोट दिया? मतलब हम तो शुरू से मतलब बीजेपी को ही जानते हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछी आपने किस पार्टी को वोट दिया, मैं कहती हूँ आपके लिए क्या इश्यूज मायने रखते हैं देश में? सब विकास अच्छा हो और क्या चाहिए आदमी को, हम लोग सुरक्षित रहें। सुरक्षा, महिला सुरक्षा बड़ी बात होती है। मैम, महंगाई की क्या बात है? महंगाई है देश में इस समय? नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए और हम मोदी जी से बहुत सर्टिफाइड हैं। हाँ, हमारे साथ। तो आप संतुष्ट हैं? जैसे कहते हैं कि बनारस एज अ सिटी बहुत संतुष्ट है, आप भी एज अ वोटर संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कोई और आप चाहेंगे मोदी जी से कुछ कहना कि अगर वो तीसरे टर्म में आते हैं क्या क्या करें? और ऐसी कुछ नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है और आगे भी मुझे विश्वास है कि काफी कुछ अच्छा करेंगे। वो अगर आ गए तो काफी कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आप कहती हैं कि अगर आएंगे तो और बेहतर करेंगे। बनारस कितना बदला है और अच्छाई के लिए बदला है? कुछ लोग कहते हैं कि एकदम बहुत सारा कमर्शलाइजेशन हो गया है, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, सिटीज के लिए तैयार नहीं है, सुविधाएं नहीं है। बनारस में टूरिस्ट आना अपराध तो नहीं है। बनारस में टूरिस्ट आ रहा है तो बनारस में रोजगार बढ़ रहा है। बनारस में टूरिस्ट आ रहा है तो बनारस के इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं। बनारस में टूरिस्ट आ रहा है तो बनारस का नाम बढ़ रहा है। बनारस में टूरिस्ट आ रहा है तो बनारस को समझने का बाहर के लोग प्रयास कर रहे हैं। बनारस तब भी था, बनारस आज भी है। बनारस का जो मूल चरित्र है, बनारस का जो हृदय है, वो थोड़ी ना बदलेगा। बनारस का एक बाह्य आवरण जरूर बदला है। मोदी जी ने बनारस का श्रृंगार किया है, बनारस को बदला नहीं है। श्रृंगार करने का अर्थ ये होता है कि एक चीज है जिसको और अच्छा बना देना। कौन बनारस से सोचा था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ होगा? कौन सोचा था कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा? कौन सोचा था यहाँ की रोपवे होगा? कौन सोचा था कि गंगा के घाट पर लोग घाट वाक करेंगे? कौन सा था कि गंगा के मंदिरों में लोग तीर्थाटन करेंगे? कौन सोचा था? ये तो सब अभी हो रहा है। पहले भी ये वही चीजें थी, आज भी वही चीजें। तो बनारस को मोदी जी ने बदला नहीं, बनारस को मोदी जी ने व्यवस्थित किया। बनारस को मोदी जी ने तार के जंजाल हटाए गए। क्यों हटाए गए? तार गिर जाए, किसी के साथ दुर्घटना हो जाए इत्यादि। तो मोदी जी ने जो मूलभूत सुविधाएं थी उस पर ध्यान दिया। कौन सोचता था कि बनारस के घरों में गैस पाइपलाइन से गैस आएगा? हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो चीजें बनारस ने कभी सोची नहीं थी वो बनारस में हो रहा है। और बनारस में हो रहा है तो बनारसियों के लिए एक नई चीज है और नई चीज में वो जीना चाहते हैं। प्रतीच प्राची का मेल सुंदर जो कहा जाता है, इसमें विरासत भी है और विकास भी है। तो विरासत और विकास को जोड़ करके
जो मॉडल बनारस में मोदी जी ने बनाया वो मॉडल अद्भुत है। बनारस का मॉडल जो है पुरुषार्थ का मॉडल है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो रिकॉर्ड मार्जिन कितना होगा इस बार मोदी जी? देखिए मोदी जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 में 56 कुछ % वोट पड़े थे। 2019 में 1% वोट अधिक पड़ा, 57 के आसपास पड़ा। अगर मोदी बनारस में 60% वोट पड़ जाए या 62% वोट पड़ जाए तो मोदी जी बनारस संसदीय क्षेत्र से चुनावी लोकतंत्र का इतिहास कायम करेंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि उनको 10 लाख वोट चाहिए। उन्होंने इतना किया है कि बनारस की जनता उनको पुरस्कृत करना चाहती है और बनारस की जनता पुरस्कृत करने को तैयार है। यहाँ अगर आप पूरे बनारस में घूम लें, हर घर मोदी है, हर बेटी मोदी है, हर नानी दादी मामी चाची सब मोदी हैं, हर युवा मोदी है, हर ये इनके जैसे लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ये मोदी मोदी के बनारस में स्थिति क्या है? बनारस में मोदी लड़ रहे हैं, बनारस में मोदी जीत रहे हैं, बनारस में मोदी हरा रहे हैं, बनारस में मोदी चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये गीता का जो वचन है वो एकदम इतस्तता यहाँ शामिल हो रहा है। मोदी के सिवा बनारस में कुछ नहीं है, चाहे कोई लड़ ले। जब 2014 में नए बार मोदी आए थे तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग यहाँ चुनाव उनको हराने आए थे और उनकी जमानत जब्त होने के करीब पहुंच गई। तो उसके बाद से तो 3 चुनाव हो गया, मोदी ने बनारस का श्रृंगार कर दिया। ये श्रृंगारित बनारस, सुंदर बनारस, अद्भुत बनारस, दिव्य और नव्य बनारस, ये लोगों को, दुनिया के लोगों को भा रहा है और लोगों को भाने। मैं आपको उदाहरण के तौर पर, मेरा एक मित्र जो हम लोग साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटीज में, वो नासा में चला गया, 2018 में बनारस आया। वो भूल गया कि हम बनारस में, जबकि उसका बगल में ही घर था। वो कहा कि यही बनारस हो, बनारसी भाषा में, यही बनारस हो। ये तो बनारस नहीं रह गई यार, ये तो बनारस बदल गई यार। ऐसा बनारस हम सोच भी ना सकत नहीं। जब बाहर से प्रवासी लोग विदेश जा करके बनारस आ रहे हैं तो बनारस का नव्य रूप जब देख रहे हैं तो उनको आश्चर्यचकित वो हो रहे हैं। इसलिए बनारस में मोदी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो इंडी गठबंधन के आखिर में विपक्ष तो लड़ेगा ना, लोकतंत्र तो विपक्ष लड़ेगा, लेकिन पूरी कांग्रेस यहाँ समाप्त हो गई। पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो सही है, वो सही बात है कि बाकी पार्टी के सारे नेता जिन पर आरोप भी लगे हैं भाजपा में आ जाए। जब बनारस की बात कर रहा हूँ मैं, बनारस में आरोपी सही, लेकिन शामिल तो भाजपा में हुए। भाजपा के लोग तो कांग्रेस में गए नहीं। तो कोई आकर्षण है भाजपा में जिसके अंदर शामिल हुए? जब बनारस में चुनाव में चौकी ही नहीं लगेगी, कार्यकर्ता ही नहीं मिलेंगे, घर घर पर्ची ही नहीं बटेगी, घर घर बैठके ही नहीं होंगे, तो चुनाव कोई क्या लड़ेगा? मोदी ये कर रहे हैं, इसलिए मोदी यहाँ रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, तो आपने कहा मोदी जी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। क्या होता है ये, you know, in less than a week. Remember, 4th of June is when the counting actually happens, and we will leave you with the images of the chai being made right now, because this is the all-famous chai that पप्पू भैया is preparing. अब ये कौन सी चाय बना रहे हैं आप? ये लेमन टी बना रहे हैं। ये लेमन टी बन रही है। तो look at how this lemon tea right now is cooling tempers in Banaras, where the temperature continues to go up.